हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, यहाँ पर होगा ईपीएस। ईपीएस के तहत 3,000 हो सकती है न्यूनतम पेंशन। अभी 1,000 रुपये के न्यूनतम मासिक पेंशन ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड ने पिछले साल की थी राशि में बढ़ोतरी की सिफारिश। दूसरी न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पहले सी प्लेन सेवा का आगाज। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि प्रतिमाह 1,000 रुपये है। इस राशि को बढ़ाकर 2,000 या 3,000 रुपये प्रतिमाह तक किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सीबीटी ने पिछले साल ही ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। हाल ही में संसद की स्थायी समिति की ओर से इस मामले में जल्द फैसला लेने के निर्देश के बाद श्रम मंत्रालय में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 1,000 रुपये की मासिक पेंशन को 3,000 रुपये तक पर सरकारी खजाने पर 15,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस मामले में फैसले से पहले वित्त मंत्रालय से भी सलाह ली जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पहले सी प्लेन सेवा का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर गुजरात में पहले सी प्लेन सेवा का आगाज करेंगे। अहमदाबाद के साबरमती फ्रंट से नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक शुरू हो रही इस सेवा के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी भी सफर करेंगे। उड़ान योजना के तहत स्पाइस जेट रोजाना 2 सी प्लेन फाइटर का संचालन करेगा। करीब आधे घंटे की इस उड़ान के लिए यात्रियों को एक तरफ से लगभग 1,500 रुपए का खर्च आएगा। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है अंतर्राष्ट्रीय पेज। इंटरनेशनल पेज पर न्यूज़ है, ब्रेग्जिट बाद यूरोप के साथ रिश्तों को नई दिशा देने में जुटा भारत। ब्रेग्जिट यानी कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया को लेकर यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच तकरीबन सारे मामलों का समाधान हो चुका है और कोविड की मार भी धीमी पड़ने लगी है। ऐसे में भारत ने ब्रेग्जिट के बाद यूरोपीय देशों के साथ अपने रिश्तों को नई दिशा देने की शुरुआत कर दी है। बुधवार को जहां भारत और ब्रिटेन के वित्त मंत्रियों की अगुवाई में 10वीं आर्थिक व वित्तीय वार्ता आयोजित की गई, वहीं दूसरी तरफ विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला गुरुवार से फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। साफ है कि पहले चरण में भारत की मंशा यूरोप के अपने तीनों राजनीतिक साझेदारी देशों के साथ रिश्तों की समीक्षा करने की है। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक व वित्तीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने संबंधी कई फैसले किए जाएंगे। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, भारत में तेजी से सुधर रही वित्तीय स्थिति, और दूसरी न्यूज़ है, स्थिर घरेलू खपत ने बढ़ाई चिंता। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत में तेजी से सुधर रही वित्तीय स्थिति। अग्रणी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि भारत में वित्तीय स्थितियां तेजी से सुधर रही हैं। मासिक फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स यानी एफसीआई लॉन्च करते हुए एजेंसी ने कहा कि कोरोना संकट आने के बाद अप्रैल में भारतीय बाजार में जिस तरह की वित्तीय स्थिति थी, उसके मुकाबले वर्तमान में काफ़ी सुधार होता दिख रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने समय रहते कई कदम उठाए हैं। एजेंसियों के मुताबिक यह सही है कि इस अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर मौद्रिक फैसलों ने बाजार का रुख सकारात्मक किया है, लेकिन आरबीआई ने त्वरित कदमों से निकट भविष्य के दौरान वित्तीय स्थितियों में सुधार में बड़ी मदद मिली है। अपने बयान में क्रिसिल ने कहा कि कोरोना संकट ने इस वर्ष अप्रैल में वित्तीय स्थिति को जिस रसातल में ढकेल दिया था, वहां से इसमें खासा सुधार हुआ है और अब यह पूरी तरह उबर चुकी है। नेक्स्ट है, स्थिर घरेलू खपत ने बढ़ाई चिंता। चीनी की घरेलू खपत में वृद्धि न होने से उद्योग क्षेत्र की चिंता बढ़ने लगी है। चीनी के उपयोग को लेकर पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। खाद्य सचिव
सुधांशु पांडे ने कहा कि इस मिथक को तोड़ने की सख्त जरूरत है। देश में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत पिछले कई वर्षों में स्थिर बनी हुई है। पांडे ने कहा कि चीनी खपत के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद यहाँ प्रति व्यक्ति खपत 19 किलो पर स्थिर है, जबकि वैश्विक स्तर पर चीनी की औसत प्रति व्यक्ति खपत 23.50 किलो है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के एक समारोह में पांडे ने कहा कि देश में चीनी की सालाना खपत 2.5 से 2.60 यानी 2.50 से 2.60 करोड़ टन होती है, जबकि पिछले चीनी वर्ष 2019-20 यानी अक्टूबर से सितंबर के दौरान चीनी का उत्पादन 2.75 करोड़ टन हुआ था। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है डर के पाला बदलने का समय। फ्रांस की घटना और उसके बाद तुर्की, पाकिस्तान और दूसरे कई देशों का फ्रांस के उत्पादों के बायकॉट की अपील बड़े संकट की आहट नहीं मुनादी है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है मनमाने निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति। हाथरस कांड में राजनीतिक दलों संग बुद्धिजीवियों का एक खेमा भी राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहा था। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे द्वारा। तीसरा आर्टिकल है मुख्य धारा की ओर कश्मीर। अब जैसे कि वहाँ पर अब कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, जैसा कि कल आपको वीडियो में डिस्कशन में बताया गया होगा, तो उसी में अब कश्मीर जो है वो मुख्य धारा की तरफ जुड़ रहा है। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। डर के पाला बदलने का समय। पेरिस में मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने वाले शिक्षक का सिर कलम यह किसी सभ्य समाज में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। फ्रांस में जो कुछ हुआ उससे दुनिया को चिंतित होने की जरूरत है, और उसके बाद जो हो रहा है उससे डरने की क्यों। सिर फिरे धर्मांध अपराधी किसी समाज में हो सकते हैं। ऐसे अपराधियों का बचाव और महिमा मंडन सभ्य समाज को डराने वाला है। यह किसी तरह का मुस्लिम समाज बन गया है। ऐसे जघन्य अपराध की निंदा की बजाय इस्लामोफोबिया का हवा खड़ा किया जा रहा है। फ्रांस जहां आज़ादी, समानता और भाईचारा की ही तरह धर्मनिरपेक्षता भी देश की संस्कृति का नीति वाक्य है, इसके राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि अब डर उन्हें कट्टरपंथियों को लगेगा। शिक्षक की बर्बर हत्या के बाद फ्रांस में कट्टरपंथियों के खिलाफ बहुत तेज अभियान चल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या के बाद कहा कि इस्लाम संकट से दो चार है। इससे कई इस्लामिक देश बिफर गए। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह सब हो रहा है मनसा वाचा कर्मणा सेकुलर फ्रांस के साथ। इसने फिर यह सवाल उठा दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की आज़ादी साथ साथ नहीं चल सकते। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या की जा सकती है। सैमुअल पैटी की हत्या के और क्या मायने निकाले जा सकते हैं। दुनिया को आज जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई दशक पहले ही सावधान कर दिया था, लेकिन सेक्युलरिज्म की मरीचिका के पीछे भागने वाले और सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने दूसरे एजेंडे चलाने वालों ने कभी सच्चाई का सामना नहीं किया। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शांति में प्रवेश करना होता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि जिस इस्लाम का प्रवर्तन हजरत मोहम्मद साहब ने किया था और जिसका रूप अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे खलीफाओं ने संवारा, वह धर्म सचमुच स्वच्छ धर्म था और उसके अनुयायी सच्चित्र, दयालु, उदार और ईमानदार थे। समय आ गया है कि दुनिया भर के लोग इस्लामिक कट्टरवाद की जमीनी हकीकत को समझें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का अहम बयान है कि अब डर पाला बदलेगा। क्या दुनिया के दूसरे देश उनकी इस नीति से सहमत हैं? यदि सहमत नहीं है तो उसके पास दूसरा क्या रास्ता है, क्योंकि चुप बैठना कोई विकल्प नहीं है और डर को पाला बदलने के लिए जरूरी है कि न केवल कट्टरपंथियों से सख्ती से निपटा जाए बल्कि उसके समर्थन को सीमित किया जाए। इससे पहले कि गैर मुस्लिम बिरादरी इन कट्टरपंथियों का विरोध करते करते पूरे समुदाय के ही खिलाफ हो जाए, मुस्लिम समुदाय इन तत्वों के खिलाफ खड़ा हो, दुनिया में शांति और भाईचारे के लिए यही एक रास्ता है।
नेक्स्ट आर्टिकल है मनमाने निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हाथरस कांड का सच सामने आना और अधिक सुनिश्चित कर दिया है कि सीबीआई जांच की निगरानी हाईकोर्ट करेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस घटना के बहाने किस तरह सस्ती राजनीति की गई और टीवी मीडिया एवं बुद्धिजीवियों की ओर से मनमाना नैरेटिव गढ़ने का काम किया गया। अगर क्रमवार घटनाएं, उसके बाद की कार्रवाई और कथित बुद्धिजीवियों का रवैया देखें तो साफ हो जाता है कि राजनीतिक दलों के साथ उनका एक खेमा भी तथ्यों को दरकिनार कर राजनीतिक एजेंडा सेट करने का माध्यम बन गया था। यूपी में तो हमेशा एक नैरेटिव बनाने का प्रयास होता रहा है जिससे सरकार और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर बनी सख्त छवि को आघात पहुंचा है। हाथरस जैसी घटना किसी भी देश और समाज के लिए शर्म की बात है। ऐसी घटनाओं के आरोपितों को त्वरित और कड़ी सजा देकर ही संदेश दिया जा सकता है ताकि गलत लोगों में भय हो। यही सरकार का काम है। हाथरस में 14 सितंबर को जान से मारने की लिखित शिकायत का चंदपा थाने की मुस्लिम ने मामला दर्ज कर लिया है। मीडिया को दिए गए बयान में पीड़िता की मां ने वही बताया था जो तहरीर में है। योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड महिला अपराधों पर कार्रवाई के मामले में बेहतर हुआ है। 3 सालों में दुष्कर्म के 5 अपराधियों को फांसी हो चुकी है। 193 मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली है। 2019 में महिला संबंधी वादों में कुल 15,116 मामले निरस्त हुए हैं। महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों में सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रदेश में 2016 के मुकाबले 2020 में दुष्कर्म के मामलों में 42% की कमी आई है। जल्द सुनवाई और उस पर सजा न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ाती है। किसी एक घटना के आधार पर सरकार के सभी कामों को खारिज कर देना पूर्वाग्रह के कारण ही हो सकता है, अन्यथा मुख्यमंत्री योगी की छवि अपराधियों और माफिया के खिलाफ सख्त कदमों के कारण देश भर में अलग बनी है। इससे पहले किसी सरकार ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। नेक्स्ट है मुख्य धारा की ओर कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देश के किसी भी नागरिक को घर, दुकान बनाने और कारोबार शुरू करने के लिए जमीन खरीदने की सुविधा केंद्र सरकार ने इस राज्य को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ वहां विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक बड़ी पहल की है। भेदभाव एवं अन्याय के साथ साथ अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करने के बाद ऐसा कोई फैसला लिया जाना प्रत्याशित ही था। निसंदेह यह भी प्रत्याशित था कि महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला सरीके नेता ऐसे किसी फैसले का विरोध करने के लिए आगे आ जाएंगे। वे आ भी गए, लेकिन उनके बयान इसी की पुष्टि कर रहे हैं कि वे किस तरह कश्मीर को अपनी निजी जागीर समझकर चल रहे थे। बेहतर हो कि केंद्र सरकार ऐसे अन्य कदम उठाए जिससे इन नेताओं का यह मुगालता दूर हो कि कश्मीर उनकी जागीर है। आखिर इसका क्या मतलब है कि कश्मीरी नेता तो कहीं भी जमीन जायदाद खरीद लें, लेकिन देश का अन्य कोई नागरिक और यहाँ तक कि कारोबारी भी वहाँ 1 इंच जमीन भी ना खरीद सके। कश्मीर में अलगाववाद इसलिए पनपा क्योंकि कश्मीरी नेताओं ने स्थानीय लोगों के मन में यह जहर भर दिया था कि कश्मीरियत और भारतीयता अलग अलग चीजें हैं। आखिर कश्मीरियत या फिर किसी अन्य राज्य की सांस्कृतिक भारतीयता से अलग कैसे हो सकती है। तो ये एडिटोरियल पेज की तीन आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो न्यूज़ है आईपीएल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट, और ये स्टेटमेंट दिया है सौरव गांगुली ने। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आईपीएल के मौजूदा सत्र में मिल रही वर्चुअल दर्शकों की संख्या व रेटिंग से काफ़ी खुशी जाहिर की है। गांगुली ने कहा कि इससे मिल रही प्रक्रिया से मैं हैरान नहीं हूँ। यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट है। आईपीएल के 13वें सत्र के पहले सप्ताह में करीब 26 करोड़ 90 लाख लोगों ने मैच देखे, जो पिछले साल की तुलना में प्रति मैच 1.1 करोड़ ज़्यादा है। तो ये आज का यानी 29 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।